आज हम लोग इस लेक्चर में रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ये NCERT के 12th के क्लास में है। NCERT 12th के NCERT में है, ये आपको मिल जाएगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, अब आइए देखिए। अब इसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर 1 में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको कहते हैं जो नर जनन तंत्र। क्या कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। अब देखिए, नर जनन तंत्र में 1 पेयर टेस्टिस, एक जोड़ी टेस्टिस होता है, एसेसरी डक्ट्स भी होते हैं, पेनिस भी होता है, गोनाड्स भी होते हैं। गोनाड में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बहुत कुछ आता है। प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में पाया था, फीमेल में पाया था। ध्यान रखिए, फिर से एक बार देखिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 पेयर टेस्टिस है, एसेसरी डक्ट है, पेनिस है, गोनाड्स है। अब ध्यान रखेंगे, जो हमारा टेस्टिस होता है एक पेयर या एक जोड़ी जो होता है, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन भी होता है। जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, जैसे आपको तमाम सारे दाढ़ी हो जा रहा है, मतलब जो सेक्स ऑर्गन तो प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कंपलसरी होता है। अब आप देखिए, 1 पेयर टेस्टिस जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाएगा। यहाँ देखिए टेस्टिस लिखे हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। फंक्शन इनका काम क्या है? प्रोड्यूस स्पर्म। ध्यान रखेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, क्या करता है? स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। क्लियर? अब आते हैं इसमें सिक्रीट हार्मोन भी सिक्रीट करता है, हार्मोन का श्रवण करता है। कौन कौन? एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरॉन, यानी एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का श्रवण करता है। ये 2 मेन कार्य है किसके? टेस्टिस की। अब देखिए, टेस्टिस, इसकी ओरिजिन कैसा है? एम्ब्रियो के मेसोडर्म से। हमने पहले इसके पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं आपको कि एम्ब्रियो में 3 जर्म लेयर पाए जाते हैं। एक इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इन्हीं तीनों से भविष्य के सारे ऑर्गन का निर्माण होते हैं। यानी मेसोडर्म, यानी जो टेस्टिस का निर्माण किससे होता है? एम्ब्रियो के मेसोडर्म से। शेप कैसा होगा? ओवल हो जाएगा टेस्टिस का। कलर कैसा होगा? पिंक हो जाएगा। साइज क्या होगा? उसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होगा, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर। इसको याद रखें। अब आते हैं टेस्टिस का पोजीशन। ध्यान रखिए, इसका फिगर अगले लेक्चर में हम आपको फिगर में बनाएंगे, लेकिन फिलहाल देखिए पोजीशन में दोनों टेस्टिस, ठीक, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, यानी ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी, इसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक थैले में रहता है। विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, दोनों टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक थैले में रहता है, जिसे स्क्रोटम सैक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रोटम। उस थैले को हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम सैक कहते हैं। इसी स्क्रोटम सैक में टेस्टिस रहता है। स्क्रोटम सैक एक ताप नियंत्रण, बहुत पूछा गया है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एक ताप नियंत्रण की भांति कार्य करता है। यह शरीर के तापमान से 2 से 2.5 कम तापमान स्थापित करता है। मतलब जो स्क्रोटल सैक, अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो क्या बोलते हैं 37 डिग्री, कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस, अगर 37 डिग्री से हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, तो ये 2 डिग्री सेल्सियस कम कर देगा। ध्यान रखेंगे, यानी 35 डिग्री से कम कर देगा। इसकी जरूरत क्यों पड़ता है, ये भी ध्यान रखिए आप। यह 2 से इतना तापमान कम स्थापित करता है। यानी हमारे बॉडी का टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो स्क्रोटल सैक का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होगा। ध्यान रखिए, क्यों? क्योंकि कम तापमान स्थापित करता है। यह तापमान स्पर्म के विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि स्पर्म जो है हमारा इस तापमान पर क्या हो जाता है? इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, और इस ताप पर हमारा बॉडी कम हो जाता है, 35 पर हमारा उसकी एक्टिविटी स्पर्म की ज़्यादा रहती है। लिखा है गर्भ के, मतलब अगर ताप ये नहीं होगा तो स्पर्म मर जाएगा। तो इसलिए अब देखिए, गर्भ के 7 माह में टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ जाता है। यानी बच्चे गर्भ के 7 माह, यानी 7 माह तक अंदर 7 माह के अंदर तो एब्डोमिनल कैविटी में रहता है। 7 माह के बाद जो होता है तो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ जाता है। अब एक शब्द देखिए, क्रिप्ट आर्किडिज्म क्या है और कैस्ट्रेशन या आर्किडेक्टोमी क्या है। टेस्टिस प्रेजेंट, अगर एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस नहीं रहते हैं हम लोगों का, टेस्टिस प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी नॉट इन स्क्रोटल सैक। अगर टेस्टिस जो एब्डोमिनल कैविटी में रहता है, स्क्रोटल सैक में नहीं आता है, उसको कहते हैं क्रिप्ट आर्किडिज्म। क्रिप्ट मतलब छुपना होता है, टेस्टिस छुप जाती है। और कैस्ट्रेशन, रिमूवल ऑफ टेस्टिस बाय सर्जरी। अगर सर्जरी के द्वारा जो है एनिमल में टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? आर्किडेक्टोमी कहते हैं। अब देखिए, रैट, बैट, ओटर में टेस्टिस स्क्रोटम सैक में
स्क्रोटम सैक में केवल जनन काल में ही आता है, इसको याद रखिए। हम लोगों का हर वक्त जो है टेस्टिस जो है स्क्रोटल सैक में रहता है, लेकिन इन सब में जो है टेस्टिस जो है स्क्रोटल सैक में तभी आएगा जब उसका जनन काल उनका यानी ब्रीडिंग पीरियड जब आएगा उसका तब आएगा। अब आते हैं स्क्रोटम सैक है क्या, ध्यान रखिए। देखिए ये एब्डामिनल यहाँ पर कैविटी है, एब्डामिनल कैविटी में टेस्टिस है, ठीक, और ये एब्डामिनल कैविटी है, लिखा है एब्डामिनल कैविटी, और यहाँ जो स्क्रोटम सैक है यानी इस स्क्रोटम सैक और ये एब्डामिनल कैविटी को जो कनेक्ट करने वाला है उसको क्या कहते हैं, इंग्वाइनल कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंग्वाइनल कैनाल। जब बच्चा 7 माह से अधिक का समय होता है तो ये टेस्टिस जो है एब्डामिनल कैविटी में आ जाता है, एब्डामिनल कैविटी से स्क्रोटम सैक में आता है, और स्क्रोटम सैक में टेस्टिस जब आता है तो किस स्क्रोटम सैक से किससे जुड़ा होता है, ग्यूबर्निकुलम के द्वारा जुड़ा होता है। किसके द्वारा, ग्यूबर्निकुलम के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर इंग्वाइनल कैनाल कनेक्ट एब्डामिनल कैविटी यानी स्क्रोटम सैक कनेक्ट करता है, और इंग्वाइनल कैनाल होता क्या है, इसमें टेस्टिकुलर आर्टरी होते हैं, इसमें टेस्टिकुलर आर्टरी होते हैं, टेस्टिकुलर वेन भी होता है, टेस्टिकुलर वेन और टेस्टिकुलर नर्व भी होता है। स्पर्मेटिक कार्ड के रूप में टेस्टिस तक जाती है, यानी इसी इंग्वाइनल कैनाल में ये सारी चीज़ें होती हैं, और यहाँ से कहाँ तक, टेस्टिस तक पहुँचते हैं। अब आते हैं इसी में स्क्रोटम सैक क्रीमास्टर मसिल और डार्टस मसिल, यानी ध्यान रखेंगे क्रीमास्टर मसिल और डार्टस मसिल इसमें प्रेजेंट होते हैं, स्क्रोटम सैक में प्रेजेंट होते हैं। काम क्या करते हैं, जब बाहर का टेम्परेचर कम होता है तो ये मसिल क्या होता है, कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, और जब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये मसिल क्या होता है, रिलैक्स कर जाता है। अब चलिए अगले लेक्चर में इसको डिटेल पढ़ाया जाएगा।